तो गाइस अब हम जो चैप्टर 1 है उसका जो बचा हुआ पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्रोसिस वर्सेस अपोप्टोसिस, और जो बचा हुआ पोर्शन है सेल इंजरी का वो पढ़ेंगे। तो इन्होंने इनिशियली सबसे पहले क्या कर रखा है, ये 4 चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, होम्योस्टेसिस, अडेप्टेशन, रिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी, सेल डेथ के बारे में। तो सेल्स यहाँ पे अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो फ्लो चार्ट के बेसिस पे बताना है इसको कि सेल जो है पहले होम्योस्टेसिस बनाता है, फिर वो अडेप्ट करता है। अडेप्ट के हमने बारे में पढ़ लिया है कि हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, इन सबसे अडेप्टेशन करता है। अगर वो नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल इंजरी में जाएगा, फिर इरिवर्सिबल इंजरी में जाएगा, फिर सेल डेथ के 2 मेथड है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस हो जाएगा सेल का। फिर उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या एजेंट से जो सेल को हार्म कर सकते हैं, यह स्ट्रेस दे सकते हैं, हाइपोक्सिया, टॉक्सिन। इनके बारे में एक एक वर्ड पढ़ लेना कि ये सारे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जब आंसर लिखना होगा थ्योरी क्लास में तब इंपॉर्टेंट है ये कि अब नॉर्मल इम्यून रिएक्शन, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, फिजिकल एजेंट, बायोकेमिकल चेंजेस हो जाएंगे इससे सेल में। फिर इटियोलॉजी कॉज करेंगे डिजीज़ की, फिर पैथोजेनेसिस होगा, फिर अब नॉर्मेलिटी हो जाएगी टिश्यू में और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगी पैथोजेनेसिस में। ये सारे चेंजेस दिखाई देंगे। इन्हीं टर्म्स को इन्होंने क्या एक एक बार एक्सप्लेन कर दिया, इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। अगर आंसर लिखना हो तो एक गो थ्रू हो जाना है, एक रीड कर देना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि डिरेंजमेंट ऑफ फंक्शन होता है और मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, इसलिए रिवर्सिबल है तो रिकवर कर जाएगा जो भी डैमेजिंग स्टिमुलस थे उससे। बेसिकली इसमें सेल में पानी भर रहा है और कुछ नहीं हो रहा, और जो इसका एनर्जी डिपेंडेंट पंप है, आयन पंप है, जो हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था, वो काम नहीं कर रहा है इसमें। तो वो नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि पानी उस सेल के अंदर भरता जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसमें दो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस आ रहे हैं। सेल फूल रहा है क्योंकि पानी भर रहा है, और फैटी चेंजेस आ रहे हैं। हमेशा इस टर्म में ही इसको आंसर करना है। ठीक है, जब भी मॉर्फोलॉजी लिखोगे तो हमने बोला कि इंजरी केस में बेसिकली हाइपोक्सिया, टॉक्सिन और जो भी कॉजेज है पहले उससे आंसर लिख देना। फिर उसके बाद बोल देंगे कि इसमें फ्लूइड जो है सेल से एक्सट्रैक्ट हो जाता है ड्यूरिंग टिश्यू। अब ये बता रहा है बेसिकली कि लाइट माइक्रोस्कोप पे ये ज़्यादा डिफिकल्ट है देखना, जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे अच्छे से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉसली मतलब कि जो टिश्यू का बाहर से जब हम देखेंगे, कोई भी ऑर्गन को बाहर से देखेंगे तो दिखाई देगा, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे, पर लाइट वाले में देखेंगे तो उतने अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो क्या क्या दिखाई देगा अगर फिर भी देखना चाहें? क्लियर वैक्यूल्स दिखाई देंगे, पिंच्ड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देंगे। तो ये सब हाइड्रोपिक चेंजेस दिखाई देंगे, और बाहर से पीला पीला सा दिखाई देगा। ऑर्गन का वेट बढ़ जाएगा, टर्गर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर का। अब इसमें फैटी चेंजेस में क्या क्या आएंगे? लिपिड वैक्यूल्स बनेंगे। अगर हम बोले कि थोड़ा सा और रेड कलर का साइटोप्लाज्म हो जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के चेंजेस इन्होंने डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा रखे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ब्लैब बन जाएंगे, फिर ब्लंट हो जाएंगे, टॉर्जन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बोल रखी, जितने भी इंट्रासेल्युलर अटैचमेंट्स है वो सारे लूज हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटी बन जाएगी। कि ये लाइन आंसर में जरूर मेंशन करना, जहाँ पे भी कोई भी इसके बारे में लिखोगे कि फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटी बन जाएगी इसमें। और राइबोसोम, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये छोटे छोटे राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थे वो डिटैच हो गए। तो राइबोसोम डिटैच हो गए और डिसोसिएशन ऑफ पॉलीसोम्स हो गए। अब न्यूक्लियस जो था इसकी क्लम्पिंग हो गई। न्यूक्लियर क्लम्पिंग को क्या बोलेंगे? जब भी छोटा छोटा हो जाएगा तो माइलिन फिगर, क्लम्प करते करते छोटे छोटे माइलिन फिगर बनाएगा। जब माइलिन फिगर बनाएगा तो क्या होगा कि तो रिवर्सिबल इंजरी में फिर भी कम, इरिवर्सिबल में बहुत ज़्यादा माइलिन फिगर दिखाई देंगे हमें। इन्हीं सबसे इस आंसर्स को भर देना। अब इरिवर्सिबल इंजरी में 3 फिनोमेना एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब उसी चीज़ का इन्हेंस्ड वर्जन होता है। अपनी कैपेसिटी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रिस्टोर कर पाएगा। सेल का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाएगा, डीएनए जो है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी उसका चल जाएगा। अब जो सेल डेथ, ये हो गया हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख देना अगर आंसर आएगा तो। अब सेल डेथ के 2 मेन प्रोसेस, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस, इनके बारे में पहले डिफरेंस देख लो। नेक्रोसिस क्या होता है? हाँ, ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है और वैसे समझ में भी आना चाहिए। नेक्रोसिस में क्या होगा कि सेल जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसमें छोटा हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है कि पहले न्यूक्लियस छोटा होगा, फिर टूटेगा, फिर पूरा इलाइज हो जाएगा। इसमें फ्रैगमेंटेशन होकर न्यूक्लियोसोम बनाएगा। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी। जबकि हमने अपोप्टोसिस में 2 बार पी पढ़ रहे हैं तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका सेलुलर कंजेशन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई है तो बाहर आ जाएगा। इसमें जो है अपोप्टोटिक बॉडी बनेगी। आस पड़ोस में इसमें इन्फ्लेमेशन होगा। इसका ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्रोसिस में हमें इन्फ्लेमेशन दिखता है, जबकि इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं दिखता। और नेक्रोसिस मतलब हमेशा पैथोलॉजिक या फिजियोलॉजिक भी हो सकता है। अब अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का वही सेम चीज़ बता रखा है कि पैथोलॉजिक, नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिक होता है और ये पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिक दोनों हो सकता है। अब नेक्रोसिस के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम यही बोलेंगे कि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो टूट रही है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रही है। इसमें इन्फ्लेमेशन के बारे में बताना है, और मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट नहीं थी ये बताना है।
इसके बाद हम बता रहे हैं इसमें साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस होंगे, नेक्रोसिस में न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होंगे और फेट ऑफ नेक्रोटिक सेल क्या होगा। तो हमने बोल दिया कि पूरा सेल जो है पिंक पिंक कलर का हो जाएगा, तो इयोसिनोफिलिया बोल दिया कि इस पूरे साइटोप्लाज्म में इयोसिनोफिलिया हो गया। और हमने बोला था न्यूक्लियस पूरा ऑर्डर फॉलो करता है ना, तो मतलब और डार्क कलर का हो जाएगा। और आरएनए जो है बेसोफिलिक हो जाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस आएंगे साइटोप्लाज्म में कि ऑर्गेनेल्स में मॉथ हिडन लगेगा, मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बन जाएंगे। और जहाँ पे भी जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायलिटेशन है, तो ये उसके अंदर क्या बन रहा है, लार्ज एमॉर्फस इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज। ये वर्ड मतलब रट लो कि एमॉर्फस लार्ज एमॉर्फस इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज बन रही है। और साइटोप्लाज्म में माइलिन फिगर्स बन रहे हैं। न्यूक्लियर में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देने को मिलेंगे, पिग्नोसिस दिखाई देगा, कैरियोरेक्सिस दिखाई देगा, कैरियोलाइसिस दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिग्नोसिस का मतलब श्रिंक होकर छोटा हो जाना, तो डार्क डार्क कलर का हो जाएगा। और कैरियोरेक्सिस मतलब टूट जाना, कैरियोलाइसिस मतलब पूरा ही डाइजेस्ट हो जाना। अब नेक्रोटिक सेल का फेट क्या होगा, ये तो या तो डाइजेस्ट हो जाएगा या पूरा ही डाइजेस्ट हो जाएगा एंजाइम से, डिसअपियर हो जाएगा, या फिर उसमें जाके कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएंगे डेड सेल्स में, और उसको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब नेक्रोसिस के हमने टाइप क्या क्या पढ़े, कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिक, गैंग्रीनस, कैशियस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड। गैंग्रीनस बेसिकली हमने बोलता है ड्राई गैंग्रीन जो है वो कोगुलेटिव होता है, और वेट गैंग्रीन जो है लिक्विफैक्टिव होता है। तो हमें इस तरह से ये 5 ही पढ़ने हैं, क्योंकि गैंग्रीन इनका ही एक टाइप है और लिक्विफैक्टिव का दूसरा नाम कॉलिक्यूटिव है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में आर्किटेक्चर बना हुआ रहेगा। फिर इसके बाद ये इयोसिनोफिलिक एन्यूक्लिएट सेल्स होंगे, इसमें दिखाई देंगे। इसमें सारे सॉलिड ऑर्गन्स में दिखाई देगा एक्सेप्ट द ब्रेन, ये याद रखना। और इनफाक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अभी जो हम आगे एक डायग्राम देखेंगे कि इसमें एक इनफाक्ट वेज शेप बनता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड ऑर्गन में। ये हमारे नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो गई, पिंक पिंक डिपोजिशन जो है ये हमारा नेक्रोटिक हो गया टिश्यू। इसके बाद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो रही है कि लिक्विड है, तो इसमें बैक्टीरिया भी आ गया और माइक्रोब्स भी आ गए और इसने अटैक कर दिया। तो ये सीएनएस में बेसिकली देखने को मिलता है, इसमें पस डिपॉजिट और एब्सिस बन जाता है। गैंग्रीनस हमने बोल ही दिया कि ये दोनों तरह का होता है, ड्राई होगा तो कोगुलेटिव, वेट होगा तो लिक्विफैक्टिव। वेट का ही एक पार्ट होता है गैस गैंग्रीन, वो भी लिक्विफैक्टिव में ही जाएगा। और केशियस नेक्रोसिस जो होता है इसमें चीज़ लाइक मटेरियल डिपॉजिट होता है, एमॉर्फस ग्रैनुलर पिंक अपीयरेंस होता है, नेक्रोटिक फोकाई बनता है, सेलुलर डेब्रीज होते हैं इसमें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके इन्फ्लेमेटरी लीजन इसमें बनता है जिसको ग्रैनुलोमा बोलते हैं। ग्रैनुलोमा एक इटसेल्फ 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है जब भी आगे आएगा। फैट नेक्रोसिस जो है इसमें क्या होगा, फोकल एरियाज ऑफ फैट डिपोजिशन होगी। ये पैनक्रियाज में देखने को मिलेगा, दूसरे ऑर्गन्स ओमेंटम वगैरह में देखने को मिल सकता है। क्या होगा, उस पर चौकी वाइट लीजन बनेगा। फैट होते हुए वाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी फैट होगा वहाँ पे आके कैल्शियम डिपॉजिट कर जाएगा और कैल्शियम डिपॉजिट करके चौकी वाइट लीजन बना देगा। और कैल्शियम जहाँ पे भी डिपॉजिट होगा वहाँ ब्लू कलर आ जाएगा HNE में से, तो बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। अब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमें वेसल्स में देखने को मिलती है। वेसल में क्यों देखने को मिल रही है, इम्यून रिएक्शंस होगा। इम्यून रिएक्शंस फाइब्रिन लाइक मटेरियल ये ट्यूनिका मीडिया में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इम्यून रिएक्शन। और एक जैसे कि इसका एग्जांपल वैस्कुलाइटिस में मॉन्कीबर्ग स्क्लेरोसिस और ये सब हो गया। तो ये हमारी कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमने बोल दिया, वेज शेप इनफाक्ट हो गया। ये हमने यहाँ पे देख लिया, किडनी के अंदर ये दिख रहा है हमें। ये हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो गया, ये हमारा केशियस नेक्रोसिस लंग्स में हो गया, ये ब्रेन है, ये लंग है। अब यही हमारे पैनक्रियाज के अंदर चौकी वाइट डिपॉजिट जो हमें दिख रहे हैं, बेसिकली ये जो जितने भी चौकी वाइट डिपॉजिट दिख रहे हैं पैनक्रियाज में, ये सारे हमारे फैट नेक्रोसिस के पार्ट है। फिर ये हमारे वेसल में जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गया या फिर कैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी हमने अपोप्टोसिस पे आते हैं, जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे। अपोप्टोसिस जो होता है ये हमारा प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और अपने सेल के डीएनए को और पूरे सेल को डिग्रेड कर देंगे। पर हमने बोलता है APP बार आ रहा है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। अब 2 तरह के हो सकते हैं, फिजियोलॉजिक या पैथोलॉजिक अपोप्टोसिस। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक रीड कर लेना मतलब आंसर लिखने के लिए। अब क्या हो रहा है, बेसिकली मैकेनिज्म क्या है कि हमने कैस्पेस डिपेंडेंट बोला था, तो कैस्पेस में सी क्या होता है, सी जो होता है सिस्टीन प्रोटीएजेस होते हैं और ये प्रोटीन को एस्पार्टिक एसिड के बाद तोड़ते हैं, इसलिए एस्पार्टिक का ASP हो गया और सी से सिस्टीन हो गया, एज मतलब तोड़ना। अब 2 पाथवे हो गए इसके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वाले का डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोलते हैं। अब हमने इंट्रिंसिक में क्या बोला, इंट्रिंसिक IN और 9 में NI लिखते हैं, तो इंट्रिंसिक का N, तो इसमें कैस्पेस 9 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जबकि एक्सट्रिंसिक को EX बोलते हैं, तो इसमें कैस्पेस 8 और 10 इन्वॉल्व होता है, EX
तो 8 ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैस्पेस डिपेंडेंट होते हैं। अल्टीमेटली ये बता देना कि इंट्रिंसिक वाले में अंदर की चीज़ है, मतलब प्रो अपॉप्टोटिक और एंटो अपॉप्टोटिक फैक्टर्स यूज़ होंगे, जबकि इसमें फास्ट बेस्ड लाइगेंड, फाड लाइगेंड, ये सब यूज़ होगा। अल्टीमेटली एक डेथ डोमेन बनाएगा। अल्टीमेटली क्या करेंगे, कैस्पेस को डाउन स्ट्रीम करके ये एक अपॉप्टोटिक बॉडी बनाते हैं जिसको फैगोसाइटोस कर लेता है हमारा सेल। तो इसी के बारे में इन्होंने प्रो अपॉप्टोटिक फैक्टर, एंटी अपॉप्टोटिक फैक्टर के बारे में बता रखा है यहाँ पे, और ये फास्ट बेस्ड लाइगेंड, डेथ रिसेप्टर लाइगेंड के बारे में बता के टर्मिनल फेज में कैस्पेट 8 और 9 का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। फर्दर जो है 3, 6, 9, 7 के बाद 3, 6 में भी कैस्पेस 3, 6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, सेरीन का फ्लिप हो जाता है, ईट में सिग्नल बोलता है, सेल खुद को खाने के लिए एक सिग्नल देता है, फॉस्फोलिपिड का फ्लिपिंग होता है, तो उससे सेल का सिग्नल जाता है और सेल जो है फैगोसाइटोस हो जाता है। इसके बाद हमने नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस को नेक्रोप्टोसिस बोलते हैं। तो हमने क्या बोला था, इसमें जो साइटोकाइन TNF अल्फा इन्वॉल्व होगा। पायरो एपोप्टोसिस में फीवर आएगा तो इन्फ्लेमोसोम्स बनेंगे। फेरो एपोप्टोसिस में आयरन का रोल होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा डन होता है। थैंक यू सो मच।